हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और बेहतरीन क्लास को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो विजयनगर साम्राज्य है और अन्य प्रांतीय राज्य हैं उनके बारे में जितने भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको याद करने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये वे क्वेश्चन है जो अक्सर ही स्टूडेंट देख करके उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और आपके एग्जाम में आपने ये क्वेश्चन लगातार देखा भी होगा कि विजयनगर साम्राज्य से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके और चीजों को याद करने का प्रयास भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक और साम्राज्य आता है जो बहमनी साम्राज्य है। तो विजयनगर साम्राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहमनी साम्राज्य है और कुछ अन्य प्रांतीय राज्य जैसे गोलकुंडा है, जैसे अहमदनगर है, जैसे बरार है, बीदर है, गोलकुंडा है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतीय राज्य हैं, उनसे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को समेट करके इस चैप्टर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बस आप थोड़ा सा यहां पर इनका साम्राज्य ध्यान देना आप ना, क्योंकि साम्राज्य ध्यान देने से दोस्तों हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो बस आपको यह पता हो, मैं यहां पे आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। ठीक है, यहां पर बस आपको यह ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य का जो एरिया है वो कौन सा है। तो विजयनगर साम्राज्य का एरिया दोस्तों, ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ये विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र है। विजयनगर, जो कि आपको पता है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई होते हैं जो कि दक्षिण में मदुरै क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, लेकिन बाद में वो वहां पर स्वतंत्रता अपना अनाउंस कर देते हैं। तो ये तो विजयनगर साम्राज्य है और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कि इसी से सॉल्व हो जाएंगे। और यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये दोस्तों है बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, और ये 1336 में स्वतंत्र हुआ था विजयनगर और बहमनी जो है वो 1346-47 में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, हसन गंगू नाम का एक वो होगा, राजा होगा जो यहाँ पर शासन अपना स्थापित करता है। तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य ये दोनों ध्यान रखना, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दोनों स्वतंत्र हुए थे, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आपको पता हो तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1325 से लेकर के 1351 तक का शासनकाल है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों आज की अपनी क्लास को। और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य मुख्य रूप से होंगे, लेकिन कई सारे छोटे, जो बहमनी साम्राज्य है ये टूट करके कई सारे खंडों में, 5 खंडों में मुख्यतः ये विभाजित होता है, तो यही छोटे प्रांतीय राज्य हो जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, और आप अपना मूल्यांकन भी कर लेना, क्योंकि ये वे चैप्टर है दोस्तों जहां पर क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता और स्टूडेंट भी इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है इस एग्जाम से और हमेशा इस चैप्टर से, और हमेशा ही आता है। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। और मैं बहुत जल्दी ही, जैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली सीरीज हमारी समाप्त होती है, तो इसके तुरंत बाद मैं आपको हिस्ट्री चैप्टर वाइज बिल्कुल मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। यहां पर हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन पास को, सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर मिसिंग हो गया है, आप लोग इसको नंबर 1 कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, और यहां पर आपको बताना है, एक तरफ है वंश और दूसरी तरफ है संस्थापक। सर ये क्या है? अब ध्यान से समझना आप, विजयनगर साम्राज्य कोई वंश नहीं है बल्कि वो एक साम्राज्य है। विजयनगर का, जैसे मुगल वंश है तो वो एक वंश है, लेकिन ये विजयनगर कोई वंश नहीं है बल्कि विजयनगर साम्राज्य है। और इस साम्राज्य के अंतर्गत दोस्तों बारी बारी से 4 राजवंशों ने शासन किया, 4 राजवंशों ने, और मैक्सिमम एग्जाम में आपसे इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। चारों को आगे पीछे लिखा हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इनका सीक्वेंस जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत बारी बारी से 4 राजवंशों ने शासन किया, बारी बारी से इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, तो आप दोस्तों याद कर लीजिए, सस्ता। क्या याद करेंगे? सस्ता, SSTA, सस्ता याद कर लेंगे तो आपको ये ट्रिक सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले होगा संगम वंश, संगम वंश, फिर होगा सालू वंश, संगम वंश, सालू वंश, फिर होगा तुलु वंश, तुलु वंश, और फिर होगा अरविड़ु वंश,
और विडुवंश, ठीक है, संगम, सालू, तुलु और विडुवंश। तो ये 4 राजवंशों ने बारी बारी से विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। याद कर लेंगे इसको, लिख लेंगे इसको, ठीक है, संगम, सालू, तुलु और विडुवंश, ठीक है, ये 4 राजवंश हैं। अब यहां पे कह रहा है कि ये 4 राजवंश हैं और इनके संस्थापकों का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, संगम वंश की स्थापना किसने किया था? हरियर एवं बुक्का ने, और इस हरियर और बुक्का को ही विजयनगर साम्राज्य का भी संस्थापक माना जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपने दिल्ली सल्तनत में देखा था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो ये 5 राजवंश थे वहां पे। तो यहां पर भी इसी तरीके से 4 राजवंश है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का भी संस्थापक था और दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक था। तो हरियर और बुक्का अगर संगम वंश का संस्थापक कहा जाएगा तब भी आप बताएंगे, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाएगा तब भी आप बताएंगे, ठीक है। इन्होंने संगम वंश का नाम संगम वंश क्यों रखा? क्योंकि इनके पिता का नाम था, ये दोनों भाई थे हरियर और बुक्का, इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने संगम वंश रखा था। और इन्होंने स्थापना कब किया था? 1336 ईस्वी में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। सालू वंश, सालू नरसिंह, इसका नाम ही है सालू नरसिंह, तो इसी के नाम से आप देख लेंगे, ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। तुलु वंश वीर नरसिंह है, तुलु वंश का कई बार पूछा गया है तो याद कर लेंगे वीर नरसिंह। तुलु वंश की स्थापना किए थे आर विडु, भी कई बार पूछा गया है, आर विडु वंश की स्थापना तिरुमल ने किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा इस चीजों को ध्यान दे लिया तो आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं और 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। वापिस से हमारा वही क्वेश्चन आ गया, मेल करने वाला, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री, और सूची 2 के साथ है तात्कालिक शासक। तो एक तरफ तो ये आए थे जो पुर्तगाली यात्री थे, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य का बहुत अच्छा संबंध था पुर्तगालियों के साथ, पुर्तगालियों के साथ बहुत बढ़िया संबंध था। पुर्तगालियों को घोड़े की सप्लाई भी विजयनगर साम्राज्य के शासक करते थे, और जो कृष्णदेवराय थे उन्होंने बहुत सारी संधियां की हुई थी विजयनगर साम्राज्य के साथ, अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। तो जो बारबोसा था ये कृष्णदेवराय के ही समय आया था। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी में अगर आप देखेंगे रेलवे में, तो इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बारबोसा किसके समय में भारत आया था, तो ये कृष्णदेवराय के समय में ही भारत आया हुआ था, ठीक है। डोमिंगो पायस या डोमिंगो पीस, ये भी कृष्णदेवराय के समय में आया था। फर्नांडो नूनिज जो है ये अच्युत देवराय के समय में आया था। सीजर फ्रेडरिक जो है ये सदाशिव राय के समय में भारत आया हुआ था, ठीक है। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतालवी यात्री निकोलो दी कांटी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो निकोलो दी कांटी जो था ये देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था, ठीक है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय। तो दोस्तों जो निकोलो दी कांटी है ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था, ठीक है। देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था फारस से, ये भी कई बार पूछा गया है। अब्दुल रज्जाक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना। देवराय द्वितीय के समय में आया था। कृष्ण देवराय के समय में तो बहुत सारे आए थे जो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अच्युत देवराय के समय में दोस्तों नूनीज आया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नूनीज आया था अच्युत देवराय के समय में, याद कर लेंगे इसको। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? क्या देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या सदाशिव राय? तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब है वो अभी मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। जो देवराय द्वितीय है उन्हीं के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। कहां से आया था ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये फारस से आया था, वर्तमान के ईरान से आया था, ठीक है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्या फ्रेंच होगा, ब्रिटिश होगा, पुर्तगाली होगा या डच हॉलैंड होगा? दोस्तों यहां पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा पुर्तगालियों के साथ इनका बहुत बढ़िया संबंध था और इन्होंने पुर्तगालियों के साथ बहुत सारी संधियां भी की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे, इसको आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तो विजयनगर साम्राज्य दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र का एक मतलब राजधानी था इसका। जो विजयनगर साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी जो राजधानी थी हम्पी, वो दोस्तों कर्नाटक के अंतर्गत आता है। राज्य भी पूछा जाता है तो आप उसको बिल्कुल याद कर लेंगे, ठीक है। हम्पी तो कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इनकी जो राजधानी है वो क्या है? हम्पी। राजधानी क्या होगी दोस्तों? हम्पी, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में है।
कर्नाटक में। और कई बार पूछा गया है कि जो हम्पी है ये किस नदी के किनारे स्थित है, कर्नाटक। आज भी ये पर्यटक स्थल के रूप में बहुत फेमस है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है। हम्पी का चित्र हमारे नोट पर है, करेंसी पर। तो आप कमेंट करके बताएंगे। देखता हूं कि क्या बिना देखे आप सोच करके बताइए, क्या आपको ये पता है? तो मैं देखता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। या पूछा जाए हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। और हम्पी को दोस्तों 1986 में यूनेस्को की साइट भी घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी, अब यहां पे बहमनी पूछ रहा है आपसे, विजयनगर नहीं पूछ रहा है। तो बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी दोस्तों? क्या गुलबर्गा थी, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर? तो आपको पता होगा गुलबर्गा, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने। कब किया था? 1347 ईस्वी में किया था, ठीक है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर का जब समाप्ति हुआ, विजयनगर का अंत कैसे हुआ दोस्तों? 1565 ईस्वी में आपको पता होगा एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कहते हैं इसको, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1565 ईस्वी में हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए राज्यों का संयुक्त गठबंधन हुआ और मिल करके विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया गया, ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध कहते हैं इसको 1565 में। और विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल तहस नहस हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, अंत हो गया। सदाशिव शिवराव उस टाइम शासक थे, तो बिल्कुल विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, अंत खत्म हो गया। तो ये पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है, जो अवशेष है, उसकी राजधानी में है, तो वो कहां पर है अभी? तो क्या बीजापुर में है, गोलकुंडा में है, हम्पी में है, बड़ौदा में है? तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी हम्पी, उसी में इसका खंडहर है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो पुर्तगालियों के साथ संधि, देखिए पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था विजयनगर साम्राज्य का, लेकिन किसने संधि की? अगर संधि की बात होगी, क्या हरिहर होगा, बुक्का होगा, देवराय द्वितीय होगा या कृष्णदेवराय? तो दोस्तों यहां पर कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, अष्ट दिग्गज रहते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवियों का ग्रुप था। जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ऐसे ही अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय के समय में यानी 8 तेलुगु कवि रहते थे, तेलुगु कवि रहते थे। ये स्वयं जो कृष्णदेवराय हैं, ये स्वयं एक महान कवि थे, स्वयं महान कवि थे। और इनके समय में दोस्तों जो तेलुगु भाषा है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल किस समय में था, किस समय के काल को कहते हैं, तो ध्यान रखना कृष्णदेवराय के समय के काल को क्या कहते हैं? तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरमरश्रवी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको पता होगा बीजापुर का जो गोल गुंबद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या मोहम्मद रसान है, यूसुफ आदिल शाह हैं, इस्माइल आदिल शाह हैं या मोहम्मद आदिल शाह हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। मोहम्मद आदिल शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया गोल गुंबद का, जो बीजापुर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय किस शासक के समकालीन थे? क्या शेरशाह सूरी के, हुमायूं के, बाबर के या अकबर के? दोस्तों बाबर के ही ये समकालीन थे, ध्यान रखना आपको। और बाबर का जो आत्मकथा है बाबरनामा, बाबरनामा, तो बाबरनामा में बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय को ही बताया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाबर जब भारत आया था तो उसने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था? तो ध्यान रखना कृष्णदेवराय को ही सबसे शक्तिशाली शासक बताया था, जो कि ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। तो ये ध्यान रखना बाबरनामा में इनका उल्लेख बाबर ने किया है एक शक्तिशाली शासक के रूप में। तो ये बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? सर ये राय गोपुरम क्या होता है? मंदिरों के पास जो उनका द्वार होता है, द्वार के पास एक बहुत बड़ा स्तंभ जैसा बनाना मंदिरों के पास, तो ये दोस्तों राय गोपुरम कहलाता है।
और ये विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि राय गोपुरम किस साम्राज्य से संबंधित है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा इसको बनवाया गया और स्पेशली कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में राय गोपुरम का निर्माण करवाया। यानी कि जो मंदिर है, मंदिर के पास में ही एक स्तंभ जैसा बनवाना, बहुत बड़ा द्वार जैसा बनवाना, तो वो भी क्या होता है, राय गोपुरम होता है। तो कृष्णदेव राय द्वारा इसको बड़े पैमाने पर बनाया गया था, याद कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आपको पता है कि 4 राजवंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अरविड़ वंश। तो ये 4 राजवंशों में ये कह रहा है कि जो पहला राजवंश था जिसके नाम राजवंश संगम है, तो इसका कारण क्या है, यह तमिल संगम के नाम यह तमिल संगम से प्रेरित था। विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, इसलिए इसको संगम कहते हैं। हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इसको संगम कहते हैं। हरियर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम आयोजन किया था। इसको संगम क्यों कहते हैं अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम क्या था दोस्तों, संगम था, और इन्हीं के नाम पर इसको संगम वंश का नाम दिया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था। देखिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा कहानी ध्यान से समझिए। ये भारतीय क्षेत्र का, दोस्तों भारतीय क्षेत्र में उत्तर भारत में आपको पता है उस समय जो मुख्यतः शासन करने वाला, दिल्ली के क्षेत्र में शासन करने वाला वंश था तुगलक वंश, और मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, लेकिन बहुत बड़े एरिया पर दक्कन के क्षेत्र पर भी उसका शासन स्थापित था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्रों में लगातार संघर्ष चल रहा था और राजा के खिलाफ विद्रोह चल रहा था। उसी टाइम दक्षिण भारत में मदुरै के क्षेत्र में कुछ जगहों पर विद्रोह होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इस विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को शांत करने के लिए हरिहर एवं बुक्का को भेजता है। हरिहर एवं बुक्का को वो भेजता है विद्रोह को दबाने के लिए। तो हरिहर एवं बुक्का जाते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं। लेकिन वहीं उसी टाइम हरिहर और बुक्का का जो मुलाकात है वो वहां के एक गुरु विद्यारण्य थे, विद्यारण्य। तो विद्यारण्य से इनकी मुलाकात होती है और विद्यारण्य इनको प्रेरित करते हैं कि इनके लिए क्यों काम करना है, और इस तरीके से ये स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता घोषित करते हैं। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से ये बगावत कर देते हैं और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं, और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है हरिहर एवं बुक्का। तो हरिहर और बुक्का पहले एक तरीके से सेनापति के रूप में थे मोहम्मद बिन तुगलक के, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरिहर एवं बुक्का जो है ये किसके, क्या कह रहा है कि हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था। तो उस गुरु का नाम आपसे पूछ रहा है, तो माधव विद्यारण्य थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। जो विजयनगर साम्राज्य था वो मुख्यतः दोस्तों हिंदू धर्म को प्रमोट करने को देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मुस्लिमों का विरोध कर रहे थे, वो बहुत सारे सेना में भर्ती भी मुस्लिम बहुत सारे भर्ती भी थे, लेकिन फिर भी एक माना जाता है ऐसा कि जो हिंदुओं को प्रमोट करने वाला एक वंश था, वो साम्राज्य था, वो कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर। लेकिन मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम साम्राज्य था, वो था बहमनी। तो ये एक मुस्लिम साम्राज्य था, वो एक हिंदू साम्राज्य था। हालांकि मैं कह रहा हूं कि धर्म के आधार पे इनके मध्य लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि लड़ाई कुछ क्षेत्रों को लेकर के हो रही थी। जैसे जो दोआब क्षेत्र था, कृष्णा और तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र था, ऐसे क्षेत्रों को लेकर के इनके मध्य लड़ाइयां हुई। कोकड़ तट को लेकर के, जो कोकड़ तट है उसको लेकर के भी इनके मध्य लगातार लड़ाई जारी रही। तो इन दोनों के मध्य हमेशा से लड़ाई जारी रही, बिल्कुल प्रारंभ से ही, जब ये दोनों राज्य बने तभी से इनके मध्य लड़ाइयां जारी रही थी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष करता रहा। तो दोस्तों ये बहमनी राज्य से इनकी लड़ाई होती रही, और बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1347 ईस्वी में। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत गलीचा का निर्माण कहां होता था, क्या पुलिकट है, क्या विजयनगर है, क्या कालीकट है, या वारंगल है। तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, कालीकट ध्यान रखेंगे आप, गलीचे के लिए जाना जाता था। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है, क्या ये
महाबलीपुरम में, मदुरै में, चेन्नई में या कोलकाता में? दोस्तों जो मीनाक्षी मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है और ये मदुरै में स्थित है, ठीक है। और इसके जो बनाने वाले हैं ये कुलशेखर थे। इसके निर्माणकर्ता कौन है? कुलशेखर हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है, जो वैगई नदी, नदी भी पूछा जाता है आपसे, वैगई नदी के किनारे स्थित है, वैगई नदी के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपसे डेट नहीं पूछ रहा है, आपसे सदी पूछ रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हुई है। तो ये कौन सी सदी है? 13 सदी पूरी हो चुकी है, 14वीं सदी चल रही है। तो इसका मतलब यह है क्या 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी या 13वीं? तो इसका मतलब क्या होगा? 14वीं सदी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय राजा थे, कहां के राजा थे? बहमनी के, चोल के, विजयनगर के या पल्लव के? क्या ये भी बताना पड़ेगा आपको? ये तो आपको पता होगा, जो कृष्णदेव राय हैं दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य के एक प्रमुख राजा हुआ करते थे। कृष्णदेव राय अष्टदिग्गज के लिए जाने जाते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण जो कि हैदराबाद में है, हैदराबाद में है, इसका निर्माण क्या हैदर अली ने किया था? क्या टीपू सुल्तान ने किया था? क्या कुली कुतुब शाह ने किया था? या औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण किया गया? तो जो चार मीनार है दोस्तों, ये कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था, जो कि कहां पर है? हैदराबाद में है। हैदराबाद याद रखेंगे, ये हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलकुंडा कहां पर स्थित है? गोलकुंडा की बात हो रही है। गोलकुंडा दोस्तों, गोलकुंडा की खान से ही आपको पता है कि जो कोहिनूर हीरा था वो भी गोलकुंडा की खान से ही प्राप्त हुआ था। तो गोलकुंडा कहां पर है? क्या ये बीजापुर में है, हैदराबाद में, मैसूर में या चेन्नई में? दोस्तों जो गोलकुंडा है ये हैदराबाद का क्षेत्र है, ठीक है। हैदराबाद का क्षेत्र ही है जो कि गोलकुंडा का क्षेत्र है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खंडहर कहां पे है? वहीं पर हम्पी का संग्रहालय भी होगा। कहां पर? क्या कर्नाटक में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में, याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय किसे कहते हैं? क्या हरिहर द्वितीय को, देवराय प्रथम को, देवराय द्वितीय को, मल्लिकार्जुन को? तो दोस्तों यहां पर प्रौढ़ देवराय जो है ये मल्लिकार्जुन को कहते हैं, ठीक है, मल्लिकार्जुन को। नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? बीजापुर का जो गोल गुंबद है किसका मकबरा है? क्या ये आदिल शाह प्रथम का है, मोहम्मद आदिल शाह का है, ताज सनेटारा का है? इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? क्या कृष्णदेव राय, हरिहर एवं बुक्का, बालाजी विश्वनाथ, राजा राज चोल का? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? डेट कई बार पूछा जाता है, 1336। और उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, वही मोहम्मद बिन तुगलक जो कि विरोधाभासों का मिश्रण कहलाता है, सबसे ज्ञानी किंतु सबसे असफल शासक मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, चार मीनार स्थित है, चार मीनार कहां पर स्थित है? क्या हैदराबाद में, क्या अहमदनगर में, अहमदाबाद में या सीकरी में? दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा और पता होना भी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये है हैदराबाद में चार मीनार, ठीक है। और कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? हम्पी है तो कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक के किस जिले में है? तो क्या ये बीजापुर में है, बेल्लारी में है, गुलबर्गा में है या रायचूर में है? तो दोस्तों जो हम्पी है ये कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, इसको आप याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो क्या ये बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को दिया जाता है? क्या ये बुक्का प्रथम की पुत्र वधु गंगा देवी को दिया जाता है? बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को दिया जाता है या बुक्का प्रथम को दिया जाता है? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? बुक्का प्रथम का जो पुत्र था कंपन, उसको ये श्रेय दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो ये प्रथम शासक, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो कट्टर हिंदू था और मुस्लिमों के विरुद्ध था, ऐसा है ना, जबकि ऐसा नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम
जो सेना में भर्ती होते थे उस टाइम। तो ये पहला ऐसा शासक विजयनगर साम्राज्य का कौन सा था जो अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या वो देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, कृष्णदेवराय या सालुव नरसिंह था? दोस्तों यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने प्रारंभ किया था, लेकिन देवराय द्वितीय ने बहुत बड़े पैमाने पर किया था, मस्जिद वगैरह भी बनवाया था इसने। तो देवराय द्वितीय, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? यह कह रहा है क्वेश्चन कि बहमनी और विजयनगर के मध्य बहुत सारी लड़ाइयां थी, बहुत सारे सब्जेक्ट पर डिस्प्यूट था, लेकिन कौन सा एक ऐसा चीज है जिस पर, क्षेत्र है जिस पर डिस्प्यूट नहीं था? कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, इस पर सबसे ज्यादा विवाद था। ध्यान रखेंगे, कभी कभी अगर एक ही कारण पूछा जाता है तो सबसे बड़ा कारण तो यही था। दोनों ही कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, यह भी एक कारण था। मराठवाड़ा का कोकण क्षेत्र, इसको लेकर के भी इनके मध्य लड़ाइयां थी। वारंगल का क्षेत्र दोस्तों नहीं था, इनके लड़ाई का विषय वारंगल क्षेत्र नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विजयनगर का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर का प्रथम राजवंश आपसे पूछ रहा है। विजयनगर का प्रथम राजवंश, क्या यह होयसल वंश था, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश? अभी मैंने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पहला राजवंश कौन था? संगम। सस्ता याद कर लेंगे, सस्ता। तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और विडु वंश। ठीक है, तो इस तरीके से ये विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबे तेकर थी? गजबे तेकर जो है दोस्तों, ये देवराय द्वितीय को कहते थे। देवराय द्वितीय को दोस्तों गजबे तेकर कहते थे, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा कुछ कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के पास भी रखता था? यानी मुस्लिम कल्चर से, मुस्लिम धर्म से, रिलीजन से बहुत ज्यादा प्रभावित शासक जो विजयनगर साम्राज्य का है, तो वो कौन सा शासक था? क्या देवराय प्रथम था, देवराय द्वितीय था, कृष्णदेवराय था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था, देवराय द्वितीय दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती करने वाला पहला शासक विजयनगर का, तो वो हो जाएगा देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यवन राज्य स्थापनाचार्य। तो ये दोस्तों जो उपाधि है ये कृष्णदेव राय की है। किसकी है ये? कृष्णदेव राय की है, कृष्णदेव राय की। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? क्या कृष्णदेवराय होंगे, क्या देवराय प्रथम, क्या देवराय द्वितीय या अच्युत देवराय? तो दोस्तों यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आप याद कर लेंगे, जिन्होंने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगा राय का दमन किया था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। मैत्री संबंध कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर के किस शासक के साथ पुर्तगालियों का मैत्रीपूर्ण संधि हुआ था, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो वो कौन होंगे? कृष्णदेव राय होंगे। तो ये कह रहा है कि जब संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ कृष्णदेव राय के साथ, तो इसका क्या परिणाम हुआ था? परिणाम ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला? तो विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिल गया, मतलब पुर्तगालियों को जितने घोड़े चाहिए वो सब विजयनगर साम्राज्य के ही लोग देंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, ये बात भी सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया था, तो ये बात भी सही है। कुल मिलाकर के उपर्युक्त सभी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो जो गोलकुंडा का युद्ध है ये बहुत फेमस युद्ध है, कृष्णदेव राय लड़े थे। तो इन्होंने किसको पराजित किया था? क्या कुली कुतुब शाह को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इस्माइल आदिल शाह को, प्रताप रुद्रदेव गजपति को? दोस्तों यहां पर जो कुली कुतुब शाह था, इसने ही हैदराबाद में, ध्यान रखना, 4 मीनार का निर्माण करवाया था, और इसी कुली कुतुब शाह के साथ ही कृष्णदेव राय का युद्ध गोलकुंडा का युद्ध कहलाता है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनियों से गोवा को छीनने वाला शासक कौन था? क्या हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय? दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय द्वारा गोवा को छीना गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि विजयनगर साम्राज्य बहुत समृद्ध साम्राज्य था और इनके यहाँ खेती यानी कि एग्रीकल्चर जो था वो बहुत बड़े पैमाने पर समृद्धि हासिल किया हुआ था, है ना, एक लेवल था एग्रीकल्चर का। तो विजयनगर साम्राज्य में जैसे सिंचाई वगैरह की बढ़िया व्यवस्था थी, तो ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? तो टैक्स, और ध्यान रखना अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। दोस्तों जो इनको जमीन पर टैक्स मिलता था वो इनके अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, तो ये आप ध्यान रखना, भू राजस्व। ठीक है, नेक्स्ट अठवड़ का क्या मतलब था? तो अठवड़ का मतलब क्या होगा? क्या भू राजस्व विभाग को अठवड़ कहते थे? भू राजस्व को अठवड़ कहते थे, आयात कर या वाणिज्य कर? दोस्तों अठवड़ जो था ये भू राजस्व विभाग था, है ना। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को ही अठवड़ कहते थे, जो टैक्स वसूलने का जिम्मेदारी निभाता था। नेक्स्ट है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है, कोई इंगित कीजिए। यानी कि एक सुमेलित नहीं है। बाजी बहादुर ये मालवा के शासक थे, कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा के शासक थे, सुल्तान मुजफ्फर शाह ये गुजरात के शासक थे, और यूसुफ आदिल शाह ये अहमदनगर के थे। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप पहचान गए होंगे, जो यूसुफ आदिल शाह है दोस्तों ये अहमदनगर के नहीं है, बल्कि ये कहां के हैं? ये बीजापुर के हैं। याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूसुफ आदिल शाह के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बीजापुर के शासक थे। ठीक है, याद कर लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अभी मैंने बताया था आपको, और कई बार तो यही पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये 8 जो तेलुगु कवि होते थे उनके ग्रुप को अष्टदिग्गज कहते थे, जिनमें आपने एक नाम तेनालीरामा का भी नाम सुना होगा, तेनालीराम कृष्ण। तो तेनालीराम कृष्ण उनका नाम है, और वो भी कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। ठीक है, हालांकि सबसे जो प्रसिद्ध थे वो पेदन्ना थे। 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। दोस्तों यहाँ पे 8 तेलुगु कवियों का ग्रुप होता था अष्टदिग्गज। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो यूसुफ आदिल शाह कहां के थे? अभी मैंने आपको बताया था, यूसुफ आदिल शाह जो थे ये दोस्तों सही है, बीजापुर के थे। और कुली कुतुब शाह कहां के थे? ये गोलकुंडा के थे। तो ए के साथ 2, ए के साथ 2 और बी के साथ 3। ठीक है, तो हमारा सही जवाब ये है। सी के साथ 1, निजाम शाही अहमदनगर के हैं और इबाद शाही जो है बरार के हैं। तो इस तरीके से 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4 याद कर लेंगे आप इसको, बिल्कुल सही सुमेलित है ये। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है? यूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 स्टार क्वेश्चन है ये, याद कर लेंगे। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज किस शहर को कहते हैं दोस्तों? ये जौनपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। और जौनपुर किस वंश की राजधानी थी? जौनपुर की स्थापना किसने किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, तुगलक ने। और किसकी याद में किया था? तो अपने बड़े भाई जौना खान की याद में, अपने बड़े भाई जौना खान की याद में किया था। ठीक है, जौना खान की याद में जौनपुर। लेकिन यह पूछा जाएगा कि जौनपुर किसकी राजधानी रही है। अगर राजधानी पूछा जाएगा आपसे तो जौनपुर दोस्तों ये सरकी वंश की राजधानी रही है। सरकी वंश, ये वही सरकी वंश है जिसकी स्थापना 1492 में 94 के आसपास हुआ था, लेकिन वास्तविक 98 में हुआ था। ठीक है, 1494 में हुआ, वास्तविक रूप में 1498 में हुआ। तो ये सरकी वंश है, सरकी वंश। और इसकी स्थापना किसने किया था? सरवन सरकी ने किया था। सरवन सरकी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहीं पर अटाला मस्जिद और झजरी मस्जिद भी स्थित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? क्या आगरा को, दिल्ली को, जौनपुर को, वाराणसी को? दोस्तों जौनपुर को ही पूर्व का सिराज कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। और इसकी ये जौनपुर किसकी राजधानी रही है? सरकी वंश की राजधानी रही है। नेक्स्ट है,
कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? यानी कि राज तरंगिणी को ही आगे किसने बढ़ाया? राज तरंगिणी कहां का इतिहास है दोस्तों? J&K, जम्मू कश्मीर का इतिहास है। राज तरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदियां। कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक कितने शासक जम्मू कश्मीर पर शासन किए, इसी बात को लिखा गया है कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी में। इसी किताब को आगे किसने बढ़ाया? क्या बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोन राज एवं मेरुतुंग ने, जोन राज एवं श्रीवर ने। दोस्तों जोन राज एवं श्रीवर ने। और जोन राज की प्रसिद्ध जो पुस्तक है, इनके जोन राज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम राज तरंगिणी द्वितीय कहते हैं। राज तरंगिणी द्वितीय। तो राज तरंगिणी द्वितीय जो है ये जोन राज द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? क्या भारती, गंगा देवी, वरदंबिका या वज्जिकी? तो दोस्तों यहां पर गंगा देवी जो है अपने पति का जो विजय है उसको वर्णन करती है। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? क्या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते हैं, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने? दोस्तों यहां पर जो सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन जो बहमन शाह है यानी कि हसन गंगू हैं, इनके द्वारा ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1347 ईस्वी में की गई थी। आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार रायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? जो सायण है, सायण दोस्तों निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल राज्यकाल में, गुप्त राज्यकाल में, सातवाहन राज्यकाल में या विजयनगर के राज्यकाल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विजयनगर के राज्यकाल में। नेक्स्ट है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? क्या पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? यह तो 1526 में हुआ था। क्या खानवा का युद्ध हुआ था? यह तो 1527 ईस्वी में हुआ था। क्या पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ? 1556 में हुआ था। क्या तालीकोटा का युद्ध हुआ था? यह 1565 में हुआ था। और दोस्तों जो तालीकोटा का युद्ध है यही 1565 में हुआ था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और विजयनगर साम्राज्य का अंत इसी युद्ध के साथ हुआ था। ठीक है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह कौन था? यानी कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? शमसुद्दीन शाह को, सिकंदर बुतसिकन को, हैदर शाह को, जैनुल आबदीन को? दोस्तों इसका जो सही जवाब है जैनुल आबदीन को ही क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में की है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, यह किताब कई बार पूछा जाता है। आमुक्त माल्याद, ठीक है, आमुक्त माल्यादम भी कहते हैं इसको। तो यह किताब कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई, इसकी भाषा आपसे पूछा जा रहा है तो यह आप ध्यान रखेंगे। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं तो कई सारी हैं। एक तो आमुक्त माल्यादम कहा जाता है, एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करके बताइए सर्च करके कि कौन सी किताब है इनकी प्रसिद्ध। तो ये दोस्तों इनकी भाषा पूछा जा रहा है तो इन्होंने तेलुगु में ये लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का किसका ये, हाँ याद आ गया, जामवंती कल्याणम है, जामवंती कल्याणम ऐसे ही करके है, कल्याणम। ये रचना भी किसकी है दोस्तों? जामवंत कल्याणम करके है, ये भी कृष्णदेव राय की है। तो ये दो किताबें इनके हर एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णदेव राय की एक जामवंत कल्याणम करके है और एक आमुक्त माल्यादम करके है। तो ये दो रचनाएं आप याद कर लेंगे कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? देखिए इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो ये लोग तो इनके दरबार में रहते ही थे। तेनाली रामकृष्ण हैं, तिमैया हैं, पेदन्ना हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि इनके राज कवि कौन थे, यानी कि सबसे प्रसिद्ध कौन थे राज कवि? तो दोस्तों पेदन्ना थे, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है पेदन्ना को। ठीक है, ये कृष्णदेव राय के राज कवि थे। हालांकि तेनाली राम भी इनके दरबारी थे, लेकिन राज कवि पेदन्ना याद करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहते हैं? क्या ये कृष्णदेव राय हैं, राजेंद्र चोल हैं, हरियर हैं, बुक्का हैं? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्णदेव राय को ही क्या कहते हैं? आंध्र भोज कहते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? आंध्र पितामह, क्या देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कृष्णदेव राय। दोस्तों कृष्णदेव राय को ही क्या कहते हैं?
आंध्र पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है? तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहे या तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहे, तो ये किसके शासनकाल को कहते हैं? क्या राज राजा देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय? तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? कृष्ण देवराय। दोस्तों कृष्ण देवराय का ही शासनकाल है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है पुस्तक और दूसरी तरफ है लेखक, ठीक है। तो मनुचरितम ये अल्लाह सानी पेदन्ना की प्रसिद्ध रचना है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है मनुचरित, ये ध्यान रखेंगे पेदन्ना की रचना है, इसको याद कर लेंगे मनुचरितम, ठीक है। इसके अलावा परिजात अपहरणम नंदी तिमैया का है। पांडुरंग महामात्य ये तेनालीराम रामकृष्ण का है। आमुक्त माल्यादम ये कृष्णदेवराय का है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको तो आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 इस तरीके से ये याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, ये किताबें आप याद कर लेना लिख करके ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया है? कृष्ण स्वामी मंदिर का, विठल स्वामी मंदिर का, हजार स्वामी मंदिर का या मीनाक्षी मंदिर का? दोस्तों कृष्णदेवराय द्वारा मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया, इस मंदिर का निर्माण किया गया है कुलशेखरा के द्वारा, कुलशेखर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? आमुक्त माल्यादम का, मनुचरितम का या परिजात अपहरणम का या मधुरा विजय का? तो दोस्तों आमुक्त माल्यादम जो है ये इनकी रचना है और इसमें इनकी प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय टैक्स को समाप्त कर दिया? आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के पहले एक तरीके से विवाह टैक्स भी लगता था, विवाह टैक्स कर लगता था शादी विवाह पर, लेकिन शादी के यानी कि विवाह के टैक्स को समाप्त करने वाला शासक कौन था? यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? दोस्तों कृष्णदेव राय ही थे जिन्होंने विवाह टैक्स को समाप्त किया था। नेक्स्ट है, अहमद शाह के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजामुल मुल्क की हत्या कर दी थी। फतेह खान ने निजामुल मुल्क की राजगद्दी छीन ली थी। 1631 ईस्वी में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज्य परिवार मुगल सेना के द्वारा मार दिया गया। तो इसमें से जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा है दोस्तों? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था और इस प्रकार अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट है, जब राजा वोड्यार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? क्या सदाशिवराव, क्या तिरुमल, क्या रंगा द्वितीय या वेंकट द्वितीय? तो दोस्तों यहां पर वेंकट द्वितीय था, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के नाम से जानती थी, जगत गुरु कहती थी? क्या हुसैन शाह था, क्या जैनुल आब्दीन था, इब्राहिम आदिल शाह था या महमूद द्वितीय था? दोस्तों जो इब्राहिम आदिल शाह था, इब्राहिम आदिल शाह को ही जगत गुरु के नाम से उसकी प्रजा पुकारती थी। तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? क्या राम राय या राम राजा, तिरुमल, नरसानायक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों अंतिम रूप से जो सत्ता थी वो राम राय या राम राजा के हाथ में थी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक युद्ध इसे अच्छा जो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध है ना, इसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध। तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध कहें या तालीकोटा का युद्ध कहें या बन्नी हट्टी का युद्ध कहें, ये तीनों युद्ध एक ही है। 23 जनवरी 1565 को यह युद्ध लड़ा गया था। तो इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अच्युत देव राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय या देवराय द्वितीय? तो दोस्तों सदाशिव राय, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के समय में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जिसे राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? क्या राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर
जो अंतर राज्यीय राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप करना था, तो बहुत ज्यादा था ये। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या एवं घृणा की भावना, ये भी था। तो कुल मिलाकर के इसका सही जवाब होगा ए एवं बी, दोनों कारण थे, और यही कारण है कि संयुक्त सेना मिलकर के और तालीकोटा के युद्ध में इनको पराजित किया जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? तो जो विजयनगर साम्राज्य को हराने के लिए संयुक्त ग्रुप बनाया गया उनमें कौन एक शामिल नहीं था? बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बरार नहीं था। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बरार। नेक्स्ट है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध, अदौनी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो जो तालीकोटा का युद्ध है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। नेक्स्ट है, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी भी लिखा था? तो वो कौन सा एक यात्री था? निकोलो द कांटी, ये तो बहुत पहले आ गया था, विजयनगर साम्राज्य के बनते समय ही आ गया था। डोमिंगो पायस भी, पेस भी कहते हैं, डोमिंगो पेस कहते हैं, डोमिंगो पायस भी कहते हैं, ये भी बहुत पहले। फर्नाओ नूनिज भी बहुत पहले आ गया था। सीजर फ्रेडरिक जो था दोस्तों, ये बाद में आया था, और विजयनगर साम्राज्य के विघटन के बाद सीजर फ्रेडरिक आया हुआ था। नेक्स्ट है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे। विट्ठल के रूप में विष्णु को, विट्ठल के रूप में शिव को, विट्ठल के रूप में गणेश जी को, या विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? विट्ठल के रूप में भगवान विष्णु को दोस्तों इस मंदिर में स्थापित किया गया है, और उसी तरीके से मतलब विट्ठल के रूप में जो विष्णु जी हैं उनकी पूजा होती है इसमें। नेक्स्ट है, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? रामायण के, तो ये कहां पे? विट्ठल स्वामी का मंदिर है, हजार राम स्वामी का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, इनमें से कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, विट्ठल स्वामी मंदिर या हजार राम, ये अलग अलग हुआ, हजार राम लिखा हुआ है, हजारा राम होता है, स्वामी मंदिर हजारा राम होता है। तो ये दोस्तों सही जवाब क्या होगा? हजारा राम मंदिर। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो क्या ये मदुरा के पांड्य शासकों द्वारा, मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, मदुरा के नायकों ने, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो निर्माण है मदुरा के नायकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो जो शैव धर्म को मानने वाले हैं उनका अजंता किसे कहते हैं? अजंता एक प्रकार का गुफा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो अजंता की गुफा है, ऐसे ही शैव का गुफा किसे कहते हैं? तो क्या ये लिपाक्षी मंदिर है, अनेगुंडी मंदिर है, कुंभ कोमड़म या श्रीरंगम? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लिपाक्षी मंदिर जो है, इसी को शैव वंश का, शैव धर्म का जो अजंता है, लिपाक्षी मंदिर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही है। ठीक है, विजयनगर काल में राजा को कहा नहीं, ये आमने सामने नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहते थे? तो ये राय कहते थे। ठीक है, और उत्तर भारत से आकर के दक्षिण भारत में बसने वाले को बड़वा कहते थे। और बेस वेग है, ये दासों का क्रय विक्रय होता था। और गणपेंद्र जो है, ये पैर में पहनने वाला एक सम्मान सूचक जो है, ये कड़ा होता था। तो हम लोग लिखेंगे पहले A B C D। तो A के साथ 4 जा रहा है तो हम 4 लिखेंगे, B के साथ 2 गया है तो 2 लिखेंगे, C के साथ 1 जा रहा है तो 1 लिखेंगे, और D के साथ 3 गया है तो 3 लिखेंगे। तो 4 2 1 3 है किसी में, 4 2 1 3 पहले ही ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। तो भंडारवाद ग्राम भूमि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले भूमि को कहते थे। मान्या भूमि राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मान्या भूमि किसे कहते हैं? ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। मान्या भूमि दोस्तों जो राज्य द्वारा टैक्स फ्री भूमि होती थी उसे मान्या भूमि कहते थे, राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि को मान्या भूमि कहते थे। एकदम याद कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है, वीर पंचाल का अर्थ क्या है? वीर पंचाल का अर्थ क्या है? क्या अभिजात वर्ग, दस्तकार वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वीर पंचाल किसे कहते थे? जो दस्तकार होते थे उनका जो ग्रुप था उसको वीर पंचाल कहते थे। नेक्स्ट है,
कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच आपको बताना है। उंबली भूमि, गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि होती थी, उसको उंबली भूमि कहते थे। कुट्टागी, पट्टे पर ली गई भूमि को कुट्टगी कहते थे। कुदी, कृषक मजदूर जो होते थे उनको कुदी कहते थे। मान्या भूमि, मान्या भूमि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि नहीं, जो टैक्स फ्री भूमि होती थी उसको हम लोग मान्या भूमि कहते थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है और इसका सही जवाब भी यही होगा ना, क्योंकि ये मिसमैच है, तो इसको आप याद कर लेंगे, मान्या भूमि। नेक्स्ट है, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? तो ये कह रहा है जैसे मराठा कालीन मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद था, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में उसके बराबर का पद कौन सा था? तो क्या ये प्रधानी या महाप्रधानी था, प्रधानमंत्री होता था, सर्वनायक होता था, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, वो प्रधानी कहलाता था। तो ये आप ध्यान रखना, प्रधानी या महाप्रधानी जो होता था ये पेशवा के बराबर होता था, जैसे मराठों में पेशवा थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है, ठीक है। तो सभानायक मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था, सर्वनायक मुख्य सचिव होता था, मान्य प्रधानम गृह मंत्री होता था, मुद्राकर्ता शाही मुद्रा को रखने वाला, ये बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था कहां प्रचलित थी? क्या संगम काल में, चोल काल में, राष्ट्रकूट काल में या विजयनगर काल में? तो दोस्तों ध्यान रखना, विजयनगर काल में यह प्रसिद्ध थी नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था। अमरम का अर्थ क्या था? अमरम का अर्थ क्या था? क्या जागीर, एक पदवी, किसान या राजा? तो अमरम जो है वो जागीर को अमरम बोलते थे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? तो 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, क्या नायंगर, आयंगर, राय या गौड़? दोस्तों इनको आयंगर बोलते थे, ये 12 व्यक्तियों का ग्रुप होता था। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है हिस्ट्री में, नहीं इसमें ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया है, ऑफलाइन में ये सब पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट है, शिष्ट का अर्थ क्या है? शिष्ट का अर्थ क्या है? क्या भूमि कर, संपत्ति कर, आयात शुल्क, व्यवसायिक शुल्क? तो दोस्तों शिष्ट जो है ये भूमि कर को ही शिष्ट बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? क्या कदाचार, अतवर्ण, बेसवेग या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो कदाचार है, कदाचार किसे बोलते थे? सैनिक विभाग को ही कदाचार बोलते थे। नेक्स्ट है, तेलुगु के कवित्रय यानी 3 लोगों का ग्रुप था, कवियों का ग्रुप था, इसमें कौन शामिल नहीं था? नांचय, तिक्कन, येराप्रगड़, तिरुवल्लूर। तिरुवल्लूर जो दोस्तों ये तमिल कवि हैं, ध्यान रखना ये तेलुगु नहीं है, ये तमिल कवि हैं, तो ये तिरुवल्लूर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है इनके संस्थापक। तो जौनपुर मलिक सरवर, हालांकि मलिक सरवर ने स्थापना नहीं किया था, बल्कि यहां पर ये सरवर वंश की स्थापना किया था। मालवा दिलावर खान गोरी, गुजरात जफर खान मुजफ्फर शाह और बंगाल शमसुद्दीन इलियास शाह, ठीक है। तो ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? ये खानदेश जो है ये गुजरात के क्षेत्र में है। कहां पे है ये? गुजरात के क्षेत्र में था, गुजरात, ठीक है। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक रजा फारूकी, अलाउद्दीन हसन, जौना खान, जलालुद्दीन अहसान शाह। तो मलिक रजा फारूकी इसका संस्थापक था, ठीक है। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के आक्रमण 1398 में आपको पता है तैमूर लंग की स्थापना आक्रमण किया था, और इसके बाद जो तुगलक वंश था वो समाप्त होकर के सैयद वंश स्थापित हो गया था। के बाद गंगा घाटी में स्थापित होने वाला राजवंश कौन था? गंगा घाटी में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ था? जौनपुर में, रामपुर में, खानदेश में या बुंदेलखंड में? दोस्तों जौनपुर में, और सरकी वंश स्थापित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कहां के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी थी? इनको सरकी वंश को ही सर्क कहते थे, तो ये जौनपुर में शासन करते थे। सरकी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पढ़ लेना इसके बारे में। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? तो उस समय, जब कहने का मतलब है कि मालवा को पराजित करके अकबर ने जब विलय कर लिया मुगल वंश में, तो मुगल साम्राज्य में, तो उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद शाह, गयासुद्दीन शाह, हुसंग शाह या बाज बहादुर? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बाज बहादुर था। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है,
अहमदाबाद की स्थापना किसने की है? मिलता जुलता नाम है, अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, महमूद बेगड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो अहमद शाह प्रथम अहमदाबाद की स्थापना किया था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? और आपको पता है कि पुर्तगालियों के साथ युद्ध भी होता है, तो महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा, गुजरात, खानदेश, जौनपुर। दोस्तों गुजरात का ये शासक था महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट है, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुल आबदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया था? तो जैनुल आबदीन ने महाभारत या जो राजतरंगिणी है इसका ट्रांसलेशन किस भाषा में कराया था? उर्दू में, अरबी में, फारसी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? फारसी में। ठीक है, फारसी में, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह या महान सुल्तान के नाम से भी याद करते हैं? जैनुल आबदीन, सुल्तान सिकंदर बुत्सिकन, सुल्तान सिहाबुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन। दोस्तों जैनुल आबदीन को ही ध्यान रखना कि बड़शाह कहते हैं, यानी कि महान सुल्तान कहते हैं। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो महाभारत का बंगला में अनुवाद किसने कराया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, राजा गणेश, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नुसरत शाह द्वारा यह करवाया गया था। ठीक है, बंगला भाषा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। क्या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, दाऊद प्रथम, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक? दोस्तों सुल्तान कुतुबुद्दीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज को भूमि अनुदान दिया था? तो अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज, सिहाबुद्दीन अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज, महमूद गवाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महमूद गवाह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहते हैं? क्या महमूद गवाह को, मुर्शिद कुली खान को, अलाउद्दीन हसन को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होने वाला है महमूद गवाह। ठीक है, टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवाह को कहते हैं। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था? बहमनी साम्राज्य दोस्तों 5 खंडों में विभक्त हो गया था। तो कौन कौन से थे? बीजापुर, ये 5 कौन थे? बीजापुर, सबसे पहले तो बरार था, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, तो ये 5 खंड बहमनी साम्राज्य टूट करके 5 खंडों में विभक्त हो गया था। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो 5 खंड है ये ध्यान रखेंगे, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। सबसे पहले बरार है और सबसे बाद में बीदर है। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन स्वतंत्र हुआ था? तो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था? बरार, बीजापुर, अहमदनगर या गोलकुंडा? तो सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? बरार। और सबसे बाद में बीदर। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ होगा राज्य और दूसरी तरफ होगा राज्य का विलय किसके साथ हुआ? ठीक है, तो बरार, अहमदनगर शाहजहां, बीजापुर व गोलकुंडा औरंगजेब, बीदर बीजापुर। तो दोस्तों ये आमने सामने लिखा हुआ है 1 2 3 4, बिल्कुल इनका विलय इनके द्वारा किया गया, आमने सामने लिखा हुआ है। बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से सबसे लास्ट में सबसे पहले कौन हुआ था? बरार। और सबसे लास्ट में कौन हुआ? क्या बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या बीदर? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीदर। ठीक है, बीदर। नेक्स्ट है, अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जौनपुर में, बंगाल में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये बंगाल में है। अदीना मस्जिद कहां पे है? बंगाल में है। नेक्स्ट है, अटाला मस्जिद, बहुत 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं पता आपको तो समझिए आपको कुछ भी नहीं पता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अटाला मस्जिद कहां पर स्थित है? क्या दिल्ली में, बंगाल में, गुजरात में, जौनपुर में? दोस्तों ये जौनपुर में स्थित है। और एक और प्रसिद्ध मस्जिद यहां पर झजरी मस्जिद भी स्थित है, तो याद कर लेंगे इसको। अरे भाई नेक्स्ट नहीं हो रहा है ये।
कोई मच्छर बैठा हुआ है इसलिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहां पर स्थित है? भद्राचलम, चिदंबरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो दोस्तों जो विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में स्थित है, ठीक है, हम्पी में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। छोटा सोना मस्जिद ये कहां पे है? बंगाल, जौनपुर, मालवा, अहमदनगर। हिंडोला मस्जिद, झजरी मस्जिद ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। तो छोटा सोना मस्जिद ये बंगाल में है, झजरी मस्जिद जौनपुर में है, हिंडोला महल ये मालवा में है और रूमी खान मस्जिद ये अहमदनगर में है। तो 1 2 3 4 ये बिल्कुल आमने सामने ही है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रताप चंद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा था? तो क्या ये विसेंट स्मिथ हैं, लेनपुल हैं, नीलकंठ शास्त्री हैं? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ये नीलकंठ शास्त्री द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 दक्षिण स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां पर अवस्थित है? बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये विट्ठल मस्जिद, विट्ठल मंदिर। क्या ये बेलूर, भद्राचलम, हम्पी, श्रीरंगम? तो दोस्तों ये कहां पर है? ये हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कह रहा है विजयनगर का उल्लेख उसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। दूसरा कह रहा है कि कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनावों से विशेषित था। और तीसरा कह रहा है अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें रायों के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। राय वही होते थे जो राजा कहलाते थे। तो ये कुल मिलाकर के ये क्या कह रहा है? ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, तीनों ही बातें सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? कंबन, कुट्टन, नांचय, तिक्कन। तो दोस्तों यहां पर नांचय और तिक्कन है जो महाभारत का ट्रांसलेट किए थे। तो 3 और 4 ये याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद इस क्लास को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और दोस्तों आपने क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपको थैंक्स, ठीक है। अगर आपको क्लास सच में पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।